आप सबका इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में इसमें हम घटना चक्र भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वावलोकन 2025 के 7वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और ये जो वीडियो बनेगी इसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया था कि 250 के आसपास क्वेश्चन केवल इस चैप्टर के हैं, जिसमें से हमने 151 क्वेश्चन शायद या 150 के आसपास पिछले वीडियो में कवर किया था। तो इसमें हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसमें 30 to 50 क्वेश्चन कवर कर लें ताकि अगले 1 से 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर पाएं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और एक कमेंट करके जाइएगा। मैं पढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट होगा वहां से स्टार्ट करता हूं। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, भारत में फसल बीमा योजना कब शुभारंभ हुआ, यानी फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत में कब हुई। ऑप्शन है 1945 में, 1980 में, 88 में या फिर 1985 में। आपको बता दें दोस्तों, भारत में जो फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई यानी फसल के लिए बीमा करने की योजना, ये 1985 में स्टार्ट हुई। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आप देखेंगे भारत में फसल बीमा हेतु पहला प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। तो इससे क्लियर है कि 1 अप्रैल 1985 को इसकी शुरुआत की गई थी, और वो भी किस फसल से, खरीफ फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। आप देखेंगे यहाँ यूपीपीसीएस में 2012 में ये पूछा गया है, जबकि आप देखेंगे कि यूपीएससी प्री में यह चीज 2001 में पूछा गया है, और वैसा रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तो नहीं है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये, इसी के आधार पर ये बना था। तो पहले व्यापक फसल बीमा योजना आई, आपको याद है 1985 में, फिर इसके बदले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई ये आपको बताना है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो लागू की गई ये 1999 में लागू की गई, वर्ष 1999। तो यहाँ भी ऑप्शन सी सही होगा। आप देखेंगे दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1985 से प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रबी मौसम, और ये भी याद रखिए कि व्यापक फसल बीमा योजना जो था ये खरीफ फसल में स्टार्ट किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है यह रबी मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ कर दी गई और उसको बंद कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि से फसलों की हुई क्षति हो जाती है, उससे कृषकों को संरक्षण प्रदान करना। बाद के वर्षों में इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा चेंज कर दिया गया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम टाइप का है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो 1999 से 2000 हमने देखा था, और किस फसल से? रबी फसल से। फसल भी याद रखना है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? देखिए 1999 से 2000, ये तो आपको याद है कि ये रबी फसल पर लागू हुआ था। अभी पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसको खरीफ फसल पर कब लागू किया गया? ऑप्शन है 2005, 6, 4, 5, 3, 4 या फिर 2002 और 3। सही उत्तर होगा दोस्तों 2004 से 5, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2004-5, इसमें आप देखेंगे खरीफ फसल पर भी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ 1999 से 2000 के रबी मौसम से, और इसको वर्ष 2004-5 के बजट में खरीफ फसलों पर भी लागू किया गया, और 13-14 रबी सीजन से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यानी कि पिछले से आप कंपेयर करेंगे तो पहला वाला था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, लेकिन 13-14 में नाम क्या बदल दिया गया, ये फिर आ गया राष्ट्रीय फसल बीमा योजना।
अगला सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? दोस्तों, मौसम आधारित का मतलब हुआ कि जिस मौसम, चाहे मान लो अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसमें जो फसलें होती हैं उन्हीं का बीमा किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना था दोस्तों, ये सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया 2007 में। कब लागू किया गया? 2007 में। देख सकते हैं दोस्तों, मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना थी ये सबसे पहले कर्नाटक में वर्ष 2007 में खरीफ फसल के दौरान शुरू की गई थी, यानी कि खरीफ सीजन के दौरान इसको शुरू किया गया। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड इट मीन्स AICIL द्वारा किया जाता है। दूसरा कि यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो वर्षा बीमा निश्चित तौर पर भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी कि AICIL द्वारा किया जाता है और इसलिए पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरे कथन में आपसे बोला गया है कि यह योजना 2007 में शुरू किया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि यह योजना जो है दोस्तों ये 2004 में ही शुरू हो गया था खरीफ फसल के दौरान और दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में ही शुरू हुआ था। तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है, केवल पहला सही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आप देखिएगा, वर्षा बीमा यानी रेनफॉल इंश्योरेंस जो है ये भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा 2004 में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि खरीफ फसल यानी कि खरीफ सत्र के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके अधिकार में है? यानी फसल बीमा कौन करता है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, नाबार्ड या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी? दोस्तों, आपको पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा, यहाँ पर याद भी होगा कि भारत में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड है यानी कि AICIL है जो कृषि से संबंधित बीमा करने का कार्य करती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आप देखिएगा, यहाँ पर देख भी सकते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी एक संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी इट मीन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC द्वारा किया जाता था, लेकिन कृषि क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर जैसे वर्षा बीमा, फसल बीमा इत्यादि हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। AIC द्वारा वर्षा बीमा को खरीफ वर्ष 2004 दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने भारतीय सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। यानी कि ये सब अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन्होंने भारतीय कृषि बीमा कंपनी में अपने पूंजी लगा रखी है, यानी कि कैपिटल यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप देखेंगे कि फसल बीमा में निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां शामिल हैं। प्रोफेसर VM दांडेकर को भारत में फसल बीमा योजना का जनक यानी फादर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया कहा जाता है। किसको? VM दांडेकर। याद रखिए, VM दांडेकर को भारत में फसल बीमा का जनक कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आप देखिएगा, काफी खूबसूरत सवाल है, यूपी PCS प्री का क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 से प्रारंभ की गई। आपको याद होगा, हमने आज का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें यही था कि 1 अप्रैल 1985 से भारत में फसल बीमा योजना शुरू हुआ और पहली बार फसल बीमा का प्रयास भी सरकारी तौर पर किया गया 1985 में। तो ये सही है उस हिसाब से। दूसरा है, यूपी में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, ये भी सही है। कुल जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो 9 है। आप देखिएगा, काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज यानी काम कीजिएगा तो उसके बदले में अनाज मिलेगा, ये 1977 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है, नीली क्रांति का संबंध सरसों से है, ये गलत हो गया। ये पिछले वीडियो में आपने देखा था, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी इस हिसाब से सही मानेंगे हम।
आप देखिएगा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, न कि मत्स्य पालन से है, सॉरी, नीली क्रांति का संबंध मैंने मत्स्य उत्पादन बोला था, मत्स्य पालन से है, न कि सरसों से। तो बाकी के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाली योजना किससे संबंधित है? फसल के मैनेजमेंट से, मिट्टी के प्रबंधन से, या फिर वन के प्रबंधन से, या जल के प्रबंधन से? आपको बता दें दोस्तों कि फसल योजना जो है ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा वर्ष 2003 में इसका शुभारंभ किया गया था। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है कि पेयजल सबको आसानी से उपलब्ध हो, जल का स्टोरेज किया जाए, जैसे वर्षा जल का संचयन किया जाए, और सूखे की स्थिति ना बने। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जल प्रबंधन से, ऑप्शन सी। आप देखिएगा जनवरी 2003 में तत्कालीन यानी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। तो हरियाली एक योजना है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। और इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन था, वर्षा जल का संचयन जैसे पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, वृक्षारोपण इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हमने देखा जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप देख सकते हैं कि हरियाली कार्यक्रम जो है इसका संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम जो है यानी IWMP के तहत आने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो बता दें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस है दलहन और तिलहन के उत्पादन से, या फिर नकद फसलों के उत्पादन से, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। देखिए दोस्तों, विशेष कृषि उपज योजना जो है इसका संबंध है किससे? कृषि जो उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद में केवल कृषि से संबंधित चीजें नहीं, इसमें जैसे आप देखिएगा और भी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन मुख्यतः कृषि उत्पादों के निर्यात के उछाल से, यानी कि उसकी वृद्धि से, निर्यात में वृद्धि हो। निर्यात का मतलब दूसरे देशों को बेचना, ठीक है? तो दूसरे देशों को जो बेचना होगा तो उसके लिए जरूरी है पहले उत्पादन बढ़ाई जाए, तब तो अपना उपयोग करने के बाद जो बचेगा उसको दूसरे देश को आदमी बेचेगा। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ावा देना या फिर वृद्धि करना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिएगा इसका संबंध कृषिगत उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से है। इसका उल्लेख आयात निर्यात नीति 2004-9 में किया गया था, 2004 से 9 तक में। विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य फल फूल सब्जी और डेयरी। अब देखिए ये हुआ ना डेयरी, आप कहेंगे कि ये कृषि उत्पाद नहीं है या कृषि उपज से संबंधित नहीं है। कुक्कुट है, लघु वन उत्पादन है इत्यादि के उत्पादकों से इनके उत्पादन वृद्धि और निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित था विशेष कृषि उपज योजना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अभी हमने देखा निर्यात करने वाले जो कृषि हैं उनके उत्पादन में वृद्धि से है। सवाल देखिएगा दोस्तों, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन या फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन खेती को बढ़ाना, या दलहन की खेती का संवर्धन? आपको बता दें दोस्तों, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन, कृषि निर्यात का संवर्धन। तो ऑप्शन ए सही हुआ, यहाँ पर वही चीज लिखा गया है। यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कृषि से संबंधित जो भी एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देना। अब बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है केवल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, पहले उत्पाद को बढ़ावा देना होगा, तब तो उत्पादन अधिक होगा तो एक्सपोर्ट भी अधिक होगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना 2020 प्री में पूछा गया है। सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, या फिर ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, या भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, या किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों पीएम कुसुम योजना जो है यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में इसको शुरू किया गया था। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका?
जो कुसुम योजना है उसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता कम करके पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। यानी किसान जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी मशीनरी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो उसमें डीजल और केरोसिन की उपलब्धता को या फिर उस पर निर्भरता को समाप्त किया जाए और उसके बदले ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी, उससे उनको जोड़ा जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। आप देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40% हासिल करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आमदनी बढ़ाने, खेती के क्षेत्र को डीजल से मुक्त करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2019 में पीएम कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो कुसुम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान का उद्देश्य सौर ऊर्जा की स्थापना करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की तथा डीजल के साथ साथ केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना। अब इसका मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं और कुछ विशेषताएं। यह योजना मांग आधारित है और योजना के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए देश के सभी किसानों के लिए यह खुली हुई है। पहला घटक क्या है इसका? किसानों की बंजर पड़ती चारागाह दलदली कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड या फिर स्टील्ड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर या फिर सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। फिर दूसरा घटक क्या है? ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्वचालित और पंपों की स्थापना। तीसरा है व्यक्तिगत पंप सौरकरण या फिर दूसरा है इसमें फीडर स्तर सौरकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौरकरण किया जाए, यानी उसको सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। फिर बी और सी के अंतर्गत आप देखेंगे लाभार्थी व्यक्तिगत किसान या जल उपयोगकर्ता संघ या फिर प्राथमिक कृषि संघ, ऋण समितियां और समुदाय या फिर क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली, ये सारी शामिल हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य या निधि आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, यानी कि इसमें पहले आप डिमांड भेजिएगा गवर्नमेंट को तो आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निधियां जारी की जाती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पीएम कुसुम योजना संबंधित किससे है? तो अभी हमने देखा यह किससे संबंधित है? किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता कम करना। तो पहला ऑप्शन है कृषि सौर पंप व्यवस्था से या फिर विद्युत वाहन अनुदान से, सेमीकंडक्टर क्षेत्र से या उर्वरक क्षेत्र से। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, कृषि को सोलर एनर्जी से जोड़ना, यानी कि जो कृषि पंप होते हैं उसको सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। तो ऑप्शन ए सही होगा, कृषि सौर पंप व्यवस्था से। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था 2019 में। इसको नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के 3 घटक हैं जिसमें 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 31 मार्च 2026 तक 34.8 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इसके तीनों घटक इस प्रकार हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है। आप जरूर इसको देखें, पिछले क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप देखेंगे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि NLRMP, जिसे कैबिनेट द्वारा 21 अगस्त 2008 को मंजूरी दी गई थी, इसका पुनर्नामकरण करते हुए DILRMP यानी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2016 से यह नया नाम जो है वो प्रभावी है। 100% वित्त पोषण के साथ यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इस कार्य हेतु जो खर्च आता है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको अलग अलग कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। तो आप देखिए पहला कथन क्या है आपके पास। पहला है 200 करोड़
कुल धनराशि कॉर्पस का जल विभाजक फंड स्थापित किया गया है? ये तो सही लग रहा है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए कुल धनराशि इस जल विभाजक को फंड स्थापित हुआ था, यानी कॉर्पस जो जल विभाजक था इसमें लगा 200 करोड़ रुपए। दूसरा कह रहा है कि चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है। ये भी सही है, इसके लिए 100 जनपद अलग से चयनित किए गए हैं। तीसरा है आपका, योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजनाओं हेतु 2/3 धनराशि दी जाती है। ये गलत है, यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही हुआ, यानी कि ऑप्शन बी को हम सही मार्क करेंगे। आप देखिएगा, केंद्रीय बजट 1999 से 2000 के निर्णय के द्वारा जल विभाजक यानी कि संभरण विकास कोष यानी कि वाटर शेड डेवलपमेंट फंड WDF की स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की कुल धनराशि कॉर्पस से की गई, जिसमें भारत सरकार और नाबार्ड दोनों ने 100 करोड़ रुपए दिए, यानी भारत सरकार ने 100 करोड़ और नाबार्ड ने 100 करोड़। इसका उद्देश्य चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करना है। इस कोष की 1/3 धनराशि राज्यों को अनुदान आधारित परियोजनाओं हेतु तथा 2/3 राशि ऋण आधारित परियोजनाओं हेतु दी जाती है। यानी 1/3 तो ऐसे ग्रांट के तौर पर मिलेगा, अनुदान के तौर पर, और बाकी 2/3 लोन के तौर पर राज्यों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम दोस्तों यह शुरू हुआ था 2011-12 में, तो ऑप्शन डी सही हुआ। और आप यहाँ देखेंगे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 2011-12 में शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उप योजना है, यानी कृषि विकास योजना के तहत ही एक उप योजना है, सब स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट बीपीएससी का सवाल 67वीं का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण गलत पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। ये तो सही है, कृषि सिंचाई योजना कब सफल होगा बताइए? जब जल निकाय सुरक्षित रहेंगे, उनका नवीनीकरण किया जाएगा। जल निकाय का मतलब जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, या फिर नदी, जहां जहां जल का स्टोरेज हो सकता है, जहां जहां जल रुका रहता है जिससे सिंचाई का कार्य किया जा सके, तो उनका मरम्मतीकरण किया जाए और उनका नवीनीकरण किया जाए। ये तो सही है, इसके अंतर्गत था भी कुओं का निर्माण, ये भी इसके अंतर्गत था कृषि सिंचाई योजना के तहत, क्योंकि कुओं का निर्माण अगर होगा तो इससे सिंचाई करने में आसानी होगी और जल की उपलब्धता बढ़ेगी। फिर जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये भी सही है, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। और वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये भी सही है, यानी वर्षा जल संरचना जो होता है उसका निर्माण करेंगे तो वर्षा जल का स्टोरेज होगा, उससे संचयन होगा वर्षा जल का। तो ABCD सारे सही है, तो गलत में कोई भी नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ई को यहाँ चूज कर लेंगे। ऑप्शन ई जो है ये सही उत्तर हुआ। ठीक है, आप देखिएगा, जुलाई 2015 में हर खेत को पानी आदर्श वाक्य के साथ क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY में विकल्पगत सभी कार्यों को शामिल किया गया है। यानी कि 2015 में ये शुरू हुआ और इसका मोटो था हर खेत को पानी उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी UPDASP ये प्रायोजित की गई, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखो, बहुत लोग सोचेंगे कि जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना है या परियोजना है यह उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया होगा, या इसके आगे सोचेंगे तो कहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर। आप देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि UPDASP विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का पहला चरण 23 सितंबर 1998 को शुरू हुआ था, फिर 31 मार्च 2004 को पूरा हुआ, दूसरा 27 नवंबर 2007 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ। प्रथम चरण को विश्व बैंक द्वारा और दूसरे चरण को राज्य सरकार द्वारा और बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर विचार करना है और UPSC प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, पहला कथन है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से
97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। और दूसरा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो है ये 1974-75 में जल उपयोग दक्षता विकास के लिए शुरू किया गया था। यहाँ देखिए त्वरित सिंचाई योजना जो है यह गरीब किसानों को ऋण देने के लिए नहीं था, यह कुछ राज्यों को ऋण देने के लिए था। इसीलिए पहला गलत है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ऋण किसानों को नहीं राज्यों को दिया जाता था, राज्य सरकार को। और दूसरा जो है ये सही है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में, कि यह जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो केवल दूसरा सही है, इसलिए हम बी को लगाएंगे। आप देखिएगा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में शुरू तो हुआ, लेकिन यह ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया जिनकी अधूरी वृहद या फिर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी, यानी पूरी होने वाली थी। फिर आप देखिएगा अब पूरी होने वाली थी तो उसको त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ दिया गया, क्योंकि और जल्दी पूरी हो सके। और केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में सिंचाई संभाव्यता के दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऋण से संबंधित है, या फिर बीज अदला बदली से, या टीकाकरण से, बीमा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सूरज धारा योजना जो है वो बीज के अदला बदली यानी ऑप्शन बी से संबंधित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इसे संचालित किया गया। सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो होते हैं उनको 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी बीजों फसलों के बीज अदला बदली हेतु अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत सरकार के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2000 यानी वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो ये पूछा तो गया है यूपी पीसीएस में, लेकिन सही उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों देखेंगे नीरू मीरू यानी जल और आप जल संग्रहण कार्यक्रम, यानी नीरू मीरू जो है यह जल संग्रहण कार्यक्रम है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी का है, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि की मंजूरी की? देखिए दोस्तों अटल भूजल योजना जो है इसमें जो टोटल खर्च आने वाला था, यानी कि इसके लिए जो राशि टोटल स्वीकृत किया गया था उसमें 6000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन इस 6000 करोड़ में दोस्तों 3000 करोड़ विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया और 3000 करोड़ जो है ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला था। तो यहाँ विश्व बैंक के लिए तो 3000 करोड़ ही हुआ, तो उस हिसाब से ऑप्शन ई सही होगा। आप देखिएगा अटल भूजल योजना जो है, जिसको अटल जल यानी कि केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और अब यह जल शक्ति मंत्रालय हो गया है, के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है। इसके लिए जून 2018 में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह योजना 2021 से 24-25 तक की 5 वर्ष की अवधि में विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जानी है। और आप देखिएगा कि इस योजना में विश्व बैंक का योगदान 3000 करोड़ रुपए, जबकि शेष 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का योगदान रहेगा। और इस योजना का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किया, जो अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, अभी हमने देखा विश्व बैंक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं। ऑप्शन है जल धारा योजना, किसान विकास योजना, मरु विकास योजना या भाग्यश्री योजना। दोस्तों सही उत्तर है जल धारा योजना, ऑप्शन ए। आप देखिएगा केंद्र सरकार सूखा प्रवण क्षेत्रों के ऐसे सीमांत किसानों को जो पंप सेट लगाने का एक मुश्त खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम जल धारा योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों या मरुस्थल के सीमांत किसानों को कम किराए या पट्टे पर पंप सेट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे अधिक है, यानी ट्यूबवेल सिंचाई का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? यूपी में, पंजाब में, बिहार में या फिर हरियाणा में? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सिंचाई का उपयोग सर्वाधिक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, यूपी बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है
किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम अनुसंधान संस्थान है नहीं। दूसरा ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR बोलते हैं, और इसकी बहाली भी आती है, वैकेंसी इसके द्वारा भी लाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, आप देखिएगा यह जो परिषद है यानी यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? देखिए कृषक समृद्धि आयोग, यह स्थापना हुई 2017 में। कृषक समृद्धि आयोग नवंबर 2017 में। आप देखिएगा इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी, उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। अगला सवाल है दोस्तों NAFED, यह किससे संबंधित है? पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि उपकरण से, या कृषि के विपणन से? तो ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कृषि के विपणन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको NAFED बोला जाता है, यह कृषि विपणन से संबंधित है, क्योंकि नाम ही है सहकारी विपणन संघ, कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को ही की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण और निर्यात तथा आयात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? तो देखिए कृषि विपणन से संबंधित है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है यह। इसकी सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था नेफेड यानी NAFED, जिसकी स्थापना 1958 में ही की गई थी। यह कृषि विपणन सहकारिताओं का टॉप संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? यानी कृषि सामान का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सम्मिलित नहीं है। नेफेड नहीं है, या फिर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नहीं है, इफको नहीं है, या फिर MMTC नहीं है। देखिए इसमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे नेफेड हो गया या स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गया, MMTC हो गया, ये निश्चित तौर पर कृषि सामानों का ही निर्यात करती हैं। लेकिन जो इफको है, इफको का मुख्य कार्य है रासायनिक उर्वरकों, जैसे रासायनिक जो उर्वरक होता है उसका उत्पादन, निर्यात या फिर आयात, ये सब ध्यान रखना किसका काम है? इफको जो संस्था है इसकी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कृषि सामान के निर्यात से संबंधित नहीं है। आप देखिएगा नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC और MMTC भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको जो है यह रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात इत्यादि करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर, आप देखिएगा ये 2 बार 3 बार अलग अलग स्टेट PCS और UPSC प्री में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है अपने पास? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? यानी कृषि उत्पाद जो है उसमें वो बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, या फिर राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के तहत, या कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत, या खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973 के द्वारा। दोस्तों सही उत्तर क्या है? राज्यों द्वारा, ये चूंकि राज्य का हक है, राज्य पर छोड़ा गया है, तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारत के अधिकतर भागों में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, इट मीन्स APMC एक्ट्स के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा उत्तराखंड PCS का है। भारत में कृषि उत्पादों
के बाजार को कौन विनियमित करता है? अभी हमने देखा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति जो है वो अधिनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है किसकी? यानी कि जो सुनहरा चावल होता है उसमें किसकी प्रचुरता है? विटामिन ए की, डी की, बी की या फिर ए की? तो सुनहरे चावल में सबसे अधिक होता है विटामिन ए, इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। तो गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध कराता है के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है सुनहरा चावल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है किस प्रकार की? लचीली, शून्य लचीली, अस्थायकत्वहीन यानी कि आप कह सकते हो लोचहीन, या फिर अनंत लचीली। तो देखिए कृषि उत्पाद सबसे पहले जो भी डेली जरूरत की वस्तुएं होती हैं याद रखिए, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, अनाज हो गया, आटा चावल, जो हर एक दूसरे तीसरे दिन आपको खरीदना रहता है, वैसी वस्तुएं निश्चित तौर पर लोचहीन होती हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं अस्थायकत्वहीन। लोचहीन का मतलब कि ज्यादा जैसे कीमत में परिवर्तन होने से उसकी खरीद या बिक्री पर ज्यादा परिवर्तन ना हो उसमें। जैसे लचीली का मतलब हुआ क्या कि कीमत में अगर चेंज हो तो मांग में, डिमांड में, यानी कि उसके क्रय विक्रय में तेजी से वृद्धि या फिर कमी होती है। जैसे मान लो मोबाइल का दाम, रिचार्ज का दाम जैसे कम होता है, या टेक्निकल कई सारी वस्तुएं होती हैं, दाम कम हुआ, लोग जैसे आपने देखा होगा बिग बिलियन डे आता है आपका, या कोई भी ऐसा ऑफर वाला दिन आता है तो वैसे में बिक्री बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड बढ़ जाता है। तो कीमत में परिवर्तन होने से डिमांड अगर ज्यादा बढ़ता है, उसमें ज्यादा चेंजिंग आता है, तो वो लचीली होती है। शून्य लचीली का मतलब हो गया आपका कि कीमत में चेंज आने पर भी उसके डिमांड में, यानी कि मांग में, क्रय विक्रय में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए। जैसे मान लो दवा हो गया, अब कोई कैंसर की दवा है या फिर किसी स्पेशल, मान लो मलेरिया का दवा है, तो अब जिसको मलेरिया हुआ है अगर दवा का दाम बढ़ जाए या कम हो जाए तभी वो खरीदेगा। बढ़ भी जाए तो भी अगर मलेरिया है तो उसको खरीदना ही है, दाम घटा रहा है तो भी खरीदना ही है। अब दाम घट ही जाए मलेरिया के, लेकिन मान लो अगर मरीज नहीं है मलेरिया के तो बिक्री नहीं होगा। तो डिमांड यहाँ पर जो है वो बहुत कम प्रभावित होता है कीमत चेंज होने से। और आपका लोचहीन का मतलब है यहाँ पर, लोचहीन में बहुत कम चेंजिंग आता है डिमांड में जब कीमत चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कृषि उत्पादों की जो मांग होती है वो लोचहीन मांग होती है, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड होता है। इसी कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत और उनकी आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीमत और विपरीत प्रभाव पड़ने से क्या मतलब है कि पैदावार अगर अधिक भी हो गया तो जो कीमत है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें सही कथन बताना है। पहला है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो 1960 में स्थापित किया गया। दूसरा है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। इसमें बताना है कि सही कौन है। तो आपको याद होगा दोस्तों पिछले किसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पंतनगर है, इसलिए पहला सही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है बाय मिस्टेक मैंने वहां उत्तराखंड के बदले पंजाब बोला था, शायद आप देख लेना एक बार। पंजाब गलत है, उत्तराखंड सही है जवाब, क्योंकि पहले यह उत्तर प्रदेश में था पंतनगर, लेकिन बाद में यह जब 1960 में स्थापित किया गया और बहुत बाद में आकर के ये उत्तराखंड में चला गया जब विभाजन हुआ। तो उत्तराखंड पंतनगर यहाँ पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था, ये सही है। दूसरा लेकिन गलत है यहाँ पर, इसलिए केवल पहला सही होने की स्थिति में हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। आप देखिएगा देश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई और इसकी स्थापना एकीकृत शिक्षण अनुसंधान और विस्तार से खाद्य में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हुई थी। आप देखिएगा कि जैसे आईसीएआर की मैगजीन है उसमें यह बताया गया है कि 1901 से 1905 के बीच में कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालयों का उल्लेख है।
लेकिन इनमें से कई कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर इनकी स्थापना वर्ष 1905 के बाद, जैसे पुणे 1908 का, लायलपुर 1906 का, फिर कानपुर 1906 का, ये बताया गया है। तो इस हिसाब से चूंकि 1905 तक ही पूछा गया था, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला? पंतनगर में आपने देखा ही 1960 में खोला गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा आंसर ऑप्शन ए हो गया। वर्ष 1960 में स्थापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम 1972 में बदलकर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर और वर्तमान के उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करना है। आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि पहले किसकी स्थापना हुई, बाद में किसकी। तो है पहला आपके पास राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और चौथा है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। अब इनमें बताना है आपको कि पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद किसकी, फिर किसकी, इस तरह से आपको सजाना है। इसके लिए जरूरत क्या है कि हमें सबका स्थापना वर्ष मालूम हो। सबसे पहले अगर बात कीजिएगा कृषि विज्ञान केंद्र का दोस्तों, तो कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में पुडुचेरी में हुई। और फिर हम बात करें अगर प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम जो है ये छोटे कृषकों, छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु लाया गया था और यह कार्यक्रम 1979 में लाया गया। इससे ये तो तय है कि 4 से पहले 2 आएगा। अब यहाँ 4 ही पहले आ गया है तो ये तो गलत हो गया। फिर आप देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। तो ये भी अब तय हो गया कि तीसरे से पहले चौथा और पहला आएगा। तीसरे से पहले चौथा और पहला यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है। अब हम बात करें इसमें पहले की, यानी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये खासकर गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रख करके इसकी शुरुआत की गई थी और यह 2006 में शुरू किया गया था। तो सबसे लास्ट में पहला आएगा, ये बात तय है, और सबसे लास्ट में पहला है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। आप देखिएगा वर्ष 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी में की गई। छोटे एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में की गई। फिर आईएसीआर द्वारा भारत सरकार और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत नवंबर 1998 में हुई। फिर कृषि संबंधी सहयोग के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने और कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रित बनाकर गरीबी उन्मूलन और आय सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये है वाराणसी में, याद रखिए वाराणसी, ऑप्शन ए। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी IIVR स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मैसूर। तो आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में है। मैसूर इसका सही उत्तर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, यूपीपीसीएस 2012 मेंस का क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, इट मींस NAARM, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नैनीताल में या नागपुर में। सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह स्थित है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, इसकी जो स्थापना हुई है ये हैदराबाद में हुई है और यह हैदराबाद में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में, पटना में, बहराइच में या फिर झांसी में। दोस्तों जो राष्ट्रीय या फिर सॉरी भारतीय, राष्ट्रीय नहीं, भारतीय चारागाह
एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इट मीन्स CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल या फिर डबलिन आयरलैंड। तो यहाँ पर देश और उसकी प्रमुख शहर का नाम है, कहाँ पर उसका स्थापना या फिर मुख्यालय हो सकता है। देखिए भारत में तो नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात की जा रही है और इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरू लीमा में। और यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1971 में हुई थी। और आलू केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका मुख्य उद्देश्य है इसको स्थापित करने का कि आलू के उत्पादन में वृद्धि किया जा सके और इसकी गुणवत्ता को और इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्रूव किया जा सके। तो आप देखिएगा 1971 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है और ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, धान से, गेहूं से या फिर तिलहन से? तो उचित और लाभकारी मूल्य जो है दोस्तों यह गन्ना से यानी शुगर केन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप देखिएगा 22 अक्टूबर 2009 को गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में संशोधन करने के साथ गन्ने के सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य की अवधारणा के स्थान पर वर्ष 2009-10 के बाद चीनी मौसमों के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP की अवधारणा लाई गई थी, यानी उचित और लाभकारी मूल्य। आप देखिएगा केंद्रीय सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के पश्चात तथा चीनी उद्योग की एसोसिएशनों से सूचना लेकर के गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है और इसकी घोषणा की जाती है। गन्ना आदेश 1966 के संशोधित उपबंधों में निम्नलिखित प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान है। ध्यान में क्या क्या रखना है ये देखिए, गन्ने की उत्पादन लागत कितनी है यानी कि गन्ने का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें लागत कितना गया। फिर वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ तथा कृषि जिन्सों की भूमिका की सामान्य प्रवृत्ति। फिर उपभोक्ता को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता और उत्पादनकर्ताओं द्वारा गन्ने के उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है और साथ ही गन्ने से चीनी की रिकवरी इत्यादि। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना जो है ये आवश्यक वस्तुएं हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, केवल पहला सही है या फिर केवल दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। पहला कथन था कि चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सर्वाधिक सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। देखिए न्यूनतम मूल्य वाला बात नहीं था, हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि उचित वहां पर मूल्य का निर्धारण किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 197 में हमने देखा था दोस्तों, उचित और लाभकारी मूल्य जो शब्द था वह गन्ना से संबंधित था। तो उचित और लाभकारी मूल्य की बात की गई थी, ना कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की बात की गई थी। और दूसरा, चीनी और गन्ना को आवश्यक वस्तु माना गया है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। इट मीन्स ओनली 2। आप देखिएगा केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का अब संवैधानिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP का निर्धारण करती है। 2009 में केंद्र सरकार ने 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन हेतु गन्ना नियंत्रण आदेश 2009 जारी किया था। इस संशोधन आदेश द्वारा 1966 के मूल आदेश में न्यूनतम मूल्य को उचित एवं लाभकारी मूल्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा तो दूसरा कथन सही। सवाल है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय या फिर कृषि उत्पाद विपणन समिति। और ये UPSC प्री और UP BEO दोनों में ही पूछा जा चुका है। दोस्तों सही उत्तर है इसका जो FRP का निर्धारण है वह उसका अनुमोदन किया जाता है किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा।
तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। आप देखिए गन्ने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित और लाभकारी मूल्य का इंट्रोड्यूस किया गया, इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अब हम 200 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है तो के साथ साथ और क्या शामिल है? तो देखिए भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए जो बोनस होता है अगर है तो उसके अलावा और क्या शामिल है? तो आप देखिए कि केवल परिवहन लागत शामिल है या केवल ब्याज लागत, या फिर आप देखिएगा प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, या फिर प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेतु खाद्यान्नों की आर्थिक लागत यानी इकोनॉमिक जो कॉस्ट होती है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका अभिग्रहण लागत यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट, दूसरा है वितरण लागत यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब यहाँ एक्विजिशन कॉस्ट जो है इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो MSP इट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं किसानों को जो अलग से बोनस दिया जाता है वो। सेकंड इसमें है प्रापण प्रासंगिक प्रभार जिसका हमने बात किया था अभी। देखिए प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स हैं यह, यानी कि जैसे कि मंडी शुल्क लगता है या परिवहन में कोई व्यय आता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हुआ प्रापण प्रासंगिक प्रभार। आप देखिएगा यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, खाद्यान्नों की अभिग्रहण लागत यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत का यह योग होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही है। क्या है दोस्तों आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है सभी अनाजों दालों एवं तिलहनों का समर्थन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है MSP पर प्रापण का मतलब खरीद प्रोक्योरमेंट आप देखेंगे भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। और दूसरा है अनाजों और दालों का MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। अब देखिए सबसे पहले तो सभी अनाजों चाहे दाल हो या तिलहन हो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका भी निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ या फिर वह जो अनाज है या दाल है तिलहन है उसका जो खरीद है वो असीमित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि लक्ष्य तय किया जाता है। जैसे MSP पर खरीद जो होगा वो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपबंध पर निर्भर करता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि असीमित हो जाएगा, असीमित तो उत्पादन ही नहीं होता है तो असीमित खरीद कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत हो गया। दूसरा अगर आप देखते हैं अनाजों और दालों में MSP किसी भी राज्य में उस स्तर तक पर निर्धारित नहीं किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी भी नहीं पहुंच पाते। अब देखिए ये तो ऐसे भी गलत हो जा रहा है क्योंकि MSP का जो उद्देश्य होता है उसका यही उद्देश्य होता है MSP निर्धारित करने का कि बाजार में जो मूल्य ऊपर नीचे होता है उतार चढ़ाव जो उसमें होता है उससे किसानों को बचाया जा सके, किसान को अधिक नुकसान ना हो और उनका एक न्यूनतम आय सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी हो लेकिन उनको आय होना चाहिए और यानी कि वो प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं, हानि उनको नहीं होना चाहिए, लाभ होना चाहिए चाहे वो एक न्यूनतम मात्रा ही क्यों ना हो। तो वो फिक्स किया जाता है कि न्यूनतम आय सुनिश्चित हो सके बाजार में उतार चढ़ाव होने के बाद भी। तो ऐसा कोई यहाँ पर मामला नहीं है कि बाजार मूल्य उस पर नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरा भी गलत हो गया, इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही है। आप देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश के आधार पर ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP हेतु अनुशंसित फसलें में दाल है, अनाज है आपका और तिलहन है। दाल कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, अनाज कौन कौन सा है और तिलहन में क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। वाणिज्यिक फसलों में कोपरा है, कपास है और जूट है।
भारत सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए जो एमएसपी है इसका निर्धारण अब नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की घोषणा की जाती है। तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रेपसीड एवं सरसों तथा कोपरा की एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। प्रत्येक फसल के लिए जो भी एमएसपी निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में एक समान रहती है और ऐसा अभी कोई उदाहरण नहीं पाया गया है जहां अनाजों और दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया गया हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य नहीं पहुंच पाते। अगला सवाल है, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और इस कथनों पर विचार करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जो कि द जीएस सॉल्वर है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करते रहते हो कि ये सब्जेक्ट लाइए वो सब्जेक्ट लाइए, लेकिन कभी आप लोग सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग लाइक करके और अपना अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइए। तो पहला है यहाँ पर, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमतों की सिफारिश करता है। और दूसरा है यहाँ पर, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो दोस्तों, कृषि लागत और कीमत आयोग जो है जिसको हम शॉर्ट में CACP बोलते हैं, इसके द्वारा एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। लेकिन कितने फसलों के लिए? देखो, पूरे अगर हम भारत सरकार की बात करें तो पूरे भारत सरकार को ओवरऑल ये लोग मिला करके कुल 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है या फिर इसकी घोषणा की जाती है, जिसमें से 22 फसलों का एमएसपी जो निर्धारण है वो कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा किया जाता है, न कि 32। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर दूसरा है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मैंने पिछले वीडियो में शायद या इस वीडियो में भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कुछ क्वेश्चन, इसका आरंभ किया है, तो उसमें हमने देखा था कि यह योजना 2007-8 में आरंभ हुआ था, 2007 में, और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, न कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा। और अभी इसका क्रियान्वयन जो है, देखो सरकार कोई भी चीज अगर प्रारंभ करती है या कोई योजना शुरू करती है तो सरकार खुद ना चलाकर वो किसी मंत्रालय को, किसी डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है। वैसे ही इस योजना का यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका क्रियान्वयन किया जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ दोनों कथन गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन डी को हम चूज कर लेंगे। और आप देखेंगे अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, कृषि लागत और कीमत आयोग यानी CACP वर्तमान में एमएसपी के लिए कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, इसके लिए एफआरपी होता है यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें विशेष चावल, गेहूं और दालों पर पहले इसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे 2012 के बाद से इसमें मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया गया और इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इसको अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, यहाँ पर नाइजर यानी कि राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है ये आपको बतानी है दोस्तों। और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा, फिर बाकी के जो भी अब क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 244 के करीब क्वेश्चन है। तो अब जो रेस्ट क्वेश्चन बचते हैं वो अगली वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये लास्ट सवाल है, आपसे पूछा गया है, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की कितनी परसेंटेज पाई जाती है? सही उत्तर है 37 प्लस यानी 37 से 47% तेल इसके बीजों में पाए जाते हैं। आप देखिएगा, नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। बीज में 37 से 47% तेल होता है, जो अखरोट के स्वाद और सुखद गंध के साथ हल्का पीला होता है। तेल का उपयोग पाक उद्देश्यों के लिए, शरीर का अभिषेक करने, पेंट और मुलायम साबुन बनाने तथा स्नेह के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। ये आखिरी सवाल था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।